नमस्कार। गैसियस स्टेट के ये 13वें लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, यानी अवस्था का सातत्य। अवस्था मानी जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था बनती है या नहीं बनती है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर गैसों का द्रवीकरण दाब बढ़ाकर किया जा सकता है। क्रांतिक ताप से कम ताप पर तो द्रवीकरण दाब बढ़ा। इस अवस्था में गैस और द्रव दोनों ही अवस्थाएं उपस्थित होती हैं तथा हम इसमें विभेद कर सकते हैं। इस प्रकार हम परिवर्तन जिसको बोलते हैं ये सतत नहीं होता है। जब भी हम दो अवस्थाओं को विभेद कर पा रहे हैं तो ये परिवर्तन कैसा होता है, सतत नहीं मान सकते। किंतु क्रांतिक ताप पर दाब बढ़ाकर द्रवित करने से गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन सतत होता है, अर्थात इस समय दोनों अवस्थाओं में भेद करना संभव नहीं होता है। तो इसमें आगे हम आरेख में देख रहे हैं कि इस तरह के आरेख में देख रहे हैं कि समतापीय वक्र में यदि बिंदु आर पर विचार करें और यहां से तंत्र की गैसीय अवस्था इस प्रकार दाब बढ़ाकर गैस के द्रवित कर दिया जाता है। इस परिवर्तन में इस तरह का निरूपित जो पिछले हमने देखा CO2 वाले वक्र में, किंतु आर बिंदु से शुरू कर यह द्रवण इस प्रकार किया जाए कि परवलय क्षेत्र में से न गुजर पाने पर भी सीधे ही द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार की प्रक्रिया में कहीं भी गैस अवस्था द्रव अवस्था दोनों उपस्थित नहीं होती, माने कि फेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यह द्रव या सॉलिड है। बिंदु आर पर जैसे CO2 वाले वक्र में हमने इस तरह से देखा है कि CO2 में अवस्था स्थिर रखकर एस बिंदु तक गर्म किया जाता है तो इसके फलस्वरूप दाब बढ़ जाता है और स्थिर दाब पर गैस का ताप कम करने पर आयतन में कमी आएगी, बिंदु Q पर पहुंच जाएगा जहां पर तंत्र में केवल द्रव अवस्था उपस्थित होगी। इस परिवर्तन मार्ग में कहीं भी ऐसा बिंदु नहीं पाया गया जहां पर CO2 द्रव और गैस दोनों अवस्थाएं स्पष्ट रूप से उपस्थित हो। अतः CO2 गैस के द्रव में परिवर्तन करने पर एक सतत परिवर्तन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सतत परिवर्तन है। इस प्रकार इसकी विपरीत प्रक्रम द्वारा द्रव CO2 को गैसीय अवस्था में बिना किसी असत्यता के परिवर्तित किया जा सकता है। जब किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन इस प्रकार हो कि दोनों अवस्थाओं में भेद करना संभव नहीं हो तो उसको बोलते हैं अवस्था सातत्य कहलाता है। अवस्था सातत्य का मतलब है कि एक अवस्था और दूसरी अवस्था का भेद हमें पता ही नहीं चले। वान डेर वाल समीकरण में समतापीय वक्र आइसोथर्म ऑफ द वान डेर वाल इक्वेशन में CO2 गैस के लिए समतापीय वक्र प्रायोगिक तत्व पर आधारित है। वान डेर वाल समीकरण का उपयोग कर संगत A और B के मानों को द्वारा विभिन्न ताप पर समतापीय वक्र बनाए जाते हैं जिन्हें वान डेर वाल समीकरण में समतापीय वक्र कहते हैं। CO2 गैस के वान डेर वाल स्थिरांक A और B के मान को समीकरण में रखकर निश्चित ताप पर P के विभिन्न मानों के संगत V के मानों की गणना की जा सकती है। इस प्रकार जो 1 से 5 तक सिद्धांतों को अलग अलग ग्राफ हमने देखे, उन ग्राफों में दोनों में समान पाई गई, अतः अंतर केवल इतना है कि वास्तविक गैस के समतापीय वक्र की क्षैतिज रेखा के स्थान पर एक लहरदार रेखा, इस प्रकार की रेखा हमें प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लहरदार रेखा यथार्थ होती है और CO2 गैस के दाब घटाने पर आयतन घटता है, अतः असंभव सा प्रतीत होने लगता है। इस तरह देखिए जिग जिग मूवमेंट दिखा दिया, ये 50 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, अलग ये 15 डिग्री पे। वान डेर वाल समीकरण याद हो CO2 को किस तरह क्लेरिफाई किया। ताप बढ़ने पर द्रव वक्र का लहरारदार मणि की लहर छोटा होकर एक बिंदु B पर सीमित हो जाता है और उसके बाद में क्रांतिक बिंदु पर दोनों के वक्रों को समानता पाई गई, अतः वान डेर वाल समीकरण द्वारा इसको स्पष्ट किया जा सकता है। तो क्रांतिक स्थिरांक को कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समतापीय वक्रों के परवलय क्षेत्र में देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि एक दाब पर आयतन में अलग अलग मान हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस का द्रवीकरण हो रहा है। क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर विचार करें तो P के प्रत्येक मान के लिए V के 2 मान प्राप्त होते हैं और P के प्रत्येक मान के लिए V के 3 मान प्राप्त होते हैं, जिसमें 30.66 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लहरादार बिंदु पर बिंदु मात्र के रूप में रह जाती है। इसे क्रांतिक बिंदु एक दाब के लिए आयतन का एक ही मान होता है। क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर एक दाब के लिए ये एक ही आयतन प्राप्त होता है। अतः क्रांतिक अवस्था में वान डेर वाल समीकरण की सहायता से क्रांतिक स्थिरांकों की गणना की जा सकती है, माने PV माइनस PB प्लस A अपॉन V माइनस AB अपॉन V स्क्वायर माइनस RT इक्वल टू 0। समीकरण बांध V2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इन्होंने ये इक्वेशन आ गई V3। इस तरह से इक्वेशन को हम क्लेरिफाई करते हैं। क्योंकि समीकरण में आयतन V घनीय है, 5 घनीय है, तो निश्चित ताप पर गैस और दाब के आयतन V के तीनों मानों के लिए वास्तविक और 2 काल्पनिक मान होंगे। अतः वान डेर वाल समीकरण वक्रों के क्रांतिक ताप से कम ताप पर किसी गैस के आयतन में 3 मान होंगे। उदाहरण के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्षैतिज रेखा FE
समतापीय वक्र के तीनों बिंदु F, O और E पर काटती है। तो इस तरह से हम इसकी VC की वैल्यू निकाल सकते हैं। V इक्वल टू VC, V माइनस VC इक्वल टू 0, V माइनस VCQ इक्वल टू 0, यानी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। VC की वैल्यू इस तरह रिप्रेजेंट करके P इक्वल टू PC, T इक्वल टू TC की वैल्यू रख देंगे। तो गुणांकों में इस प्रकार से समीकरण में हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये VC की वैल्यू आ जाएगी VCQ की। तो इस प्रकार VC इक्वल टू 3B के बराबर होती है। 3B का मान हो गया कि B हमारे पास कांस्टेंट है, VC का मान जो 3/B PC की क्रमश है, तो TC इक्वल टू 8A/27RB। अतः गैस के वान डेर वाल्स स्थिरांक AB का मान ज्ञात होने पर VC, PC और TC की परिकलन करी जा सकती है, जो कि हम आदर्श गैस के केस में भी हम लोग देख रहे हैं। क्रांतिक स्थिरांकों की गणना कैसे करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए समतापीय वक्रों में परवलयिक क्षेत्र देखने पर यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि एक दाब पर आयतन के अलग अलग मान हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर गैस का द्रवण हो रहा है। क्षैतिज रेखा के दोनों सिरों पर विचार करने पर P के प्रत्येक मान के लिए V के 2 मान प्राप्त होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं 30.66 डिग्री टेम्परेचर तापरे लहरदार एक बिंदु मात्र के रूप में रह जाता है। अर्थात क्रांतिक बिंदु पर एक दाब के लिए आयतन का एक ही मान होता है। क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर एक दाब के लिए एक ही आयतन प्राप्त होता है। अतः क्रांतिक अवस्था में वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से क्रांतिक स्थिरांकों की गणना की जा सकती है। तो PV माइनस PB A/V माइनस AB/V² माइनस RT इक्वल टू 0, इसको V2 की गुणा कर दिया। इस तरह से इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को इस तरह से डिफाइन करने पर V धनीय है, क्योंकि निश्चित ताप और दाब पर गैस के आयतन V के 3 मान होंगे, जिसमें एक वास्तविक और 2 अर्धकाल्पनिक, जिसको द्वारा दे सकते हैं। वान डेर वाल्स समीकरण वक्रों में क्रांतिक ताप से कम ताप पर किसी दाब का आयतन 3 मान होते हैं, अथवा 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्षैतिज रेखा FE समतापी बिंदु 3 बिंदु F, O, E पर काटती है। तो क्रांतिक बिंदु B पर तीनों मान 1 हो जाते हैं, अर्थात इस बिंदु पर V का मान क्रांतिक आयतन VC के बराबर होता है। V इक्वल टू VC, V माइनस VC इक्वल टू 0, V माइनस VCQ इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारे को देखने को मिलती है। क्रांतिक अवस्था में वान डेर वाल्स समीकरण के स्वरूप में P इक्वल टू PC, T इक्वल टू TC का मान रख दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट अप करिए, समतापी क्रम V² इक्वल टू V। तो ये वैल्यू निकल करके और PC VC के VC इक्वल टू 3B के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। VC का मान इसके अंदर रख दिया, तो वापस हमारे को वही कैलकुलेशन करके TC इक्वल टू 8A/27RB के बराबर हो गई। अतः किसी गैस के वान डेर वाल्स स्थिरांक AB के मान ज्ञात होने पर VC, PC और TC को परिकलित किया जा सकता है। वान डेर वाल्स स्थिरांक को कैलकुलेशन ऑफ द वान डेर वाल्स कांस्टेंट, किसी गैस की क्रांतिक स्थिरांक ज्ञात होने पर वान डेर वाल्स स्थिरांक को कैसे ज्ञात करते हैं? A इक्वल टू 3PC VC², B इक्वल टू VC/3। इस तरह किसी गैस के लिए PC, TC के मान को इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि VC के मान सही निर्धारित नहीं हो सके, A और B का मान PC, TC के रूप में ज्ञात करता है। 9B इक्वल टू B प्लस RTC/PC, 8B इक्वल टू RTC/PC। तो B की वैल्यू इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से ये आगे चलोगे तो A इक्वल टू 27 B² हो गया। तो ये इस इक्वेशन के द्वारा हम क्लियर हो जाता है कि RTC PC VC 8/3 माने 2.67। वान डेर वाल्स समीकरण के अनुसार क्रांतिक बिंदु पर सभी गैसों के लिए इसकी जो मान होता है 2.67 सदैव स्थिर रहता है, किंतु प्रयोगी रूप से 3 और 4 के मध्य मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्रांतिक संपीड़न स्थिरांक की जो वैल्यू है, माने ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है, इसकी गणना की जा सकती है। PC, VC, RT, इसको अगर ये रेशो हम निकालते हैं तो 3.75 आता है। तो आदर्श गैसों के लिए 0.375 आता है। आदर्श गैसों के लिए आचरण की इस तरह व्याख्या की जाए तो किसी गैस की क्रांतिक ताप बाह्य ताप से संबंध प्राप्त कर सकते हैं। तो TC इक्वल टू RT 27RB, इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने के बाद में TB की वैल्यू आती है 3.375 TC। अतः किसी गैस की क्रांतिक स्थिरांक वान डेर वाल्स स्थिरांक की गणना आप इस द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इस तरह एक उदाहरण ले रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वान डेर वाल्स स्थिरांक AB के मान क्रमशः ये और ये हैं। तो गैस स्थिरांक कैसे निकालेंगे? तो TC इक्वल टू 8A/27RB, A की वैल्यू पुट अप कर देंगे, 27 लिखा, R की वैल्यू पुट अप कर देंगे और B की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पर TC की वैल्यू आ जाएगी। PC के लिए A/27B², तो A और B की वैल्यू पता है, इससे द्वारा हम निकाल लेंगे। ये न्यूमेरिकल कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड है, थोड़ा हमारे को साथ में न्यूमेरिकल्स को जरूर सोल्व करना चाहिए। अगर हम न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर रहे तो हम फिजिकल केमिस्ट्री का ये मान के चलिए कि 10% पार्ट छोड़ रहे हैं, और एग्जाम में लगभग 3 से 4 माने कई बार 10% तक न्यूमेरिकल दिया जा सकता है।
तो क्रांतिक आयतन VC इक्वल टू 3B, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, VC इक्वल टू B की वैल्यू पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए देख, किसी गैस के लिए क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब क्रमशः ये है, तो वैन डर वाल्स स्थिरांक कैसे निकालेंगे? R की वैल्यू पता है, ये A निकालना हमारे को, तो 27R² TC² अपॉन, तो देखो R की वैल्यू पता है, TC की वैल्यू पता है और PC की वैल्यू पता है, तो पुट अप कर दो, निकाल लो, सिंपल सी बात है। वे सिंपल मैथमेटिक्स है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा जोर खाते हैं, लेकिन उनको भी ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करने चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा पार्ट जो छोटा सा न्यूमेरिकल जो सिंपल मैथमेटिक्स है उसको वो छोड़ रहे हैं, तो वो अपने मार्क्स को खुद खो रहे हैं, जिसको कह सकते हैं। B इक्वल टू RTC और R8PC, सिंपल सी बात है, RP RTC और PC की वैल्यू लिखी हुई है आपके पास में और यूनिट आपको पता होनी चाहिए, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। धन्यवाद।